Morning, students. Today I'm going to continue your chapter 5. Chapter 5 is judiciary. Okay. In this chapter we have already discussed about the role of judiciary in previous video. Okay, and now the next topic is what is an independent judiciary. Okay, so let me start now, and I hope you study carefully. Imagine a situation in which any powerful politician has encroached on land belonging to your family. Okay, if the politician has the power to appoint or dismiss a judge from his office, then if you take the case to the court, the judge will clearली बी पार्शियल टू द पॉलिटिशियन. इट मीन्स आप ऐसे समझिए, सपोज दैट मान लीजिए कि आपके किसी लैंड पे, किसी प्लॉट पे किसी पॉलिटिशियन ने कब्जा कर लिया. ठीक है, अब आप वो केस ले जा कर के फाइल करते हैं थाने में, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो पहली स्थिति ये होगी कि हो सकता है कि पुलिस जाए और नेताजी से बोले कि आप फलाने गरीब का जो ज़मीन है वो कब्जा किए हैं, कृपया आप छोड़ दीजिए. ठीक है, या कुछ दूसरे तरह से बात करे तो ये भी हो सकता है कि पॉलिटिशियन उसको बहुत सारी खरी खोटी सुना दे, उसको डिसमिस करा दे, तबादला करा दे. ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पॉलिटिशियन, अब वो पुलिस वाला क्या करे, आप ही को थाने में बंद कर दे उल्टा, और 2-4-5 दिन के बाद छोड़ दे, बोले कि चले जाओ चुपचाप और आइंदा से ये बात कभी बोलना नहीं किसी को. और वही पॉलिटिशियन जाएगा नेताजी के पास और बोलेगा कि आपके खिलाफ एक केस आया था, मैंने ऐसे ऐसे किया, और वो नेताजी ने उस पुलिस वाले को इनाम देंगे. ठीक है, या सपोज दैट आपने अपना केस जो किया कोर्ट में, अब यदि पॉलिटिशियन के हाथों में जज की नियुक्ति यदि होती है, यदि पॉलिटिशियन के पास पावर हो कि वह जज को क्या करे, अपॉइंट करे और डिसमिस कर सकता है, तो क्या होगा आप सोचिए ज़रा. तो होगा यूँ कि जब आप जाएंगे कोर्ट में अपने केस को लेकर के, तो वह जो जज होगा, जज विल क्लियरली बी पार्शियल टू द पॉलिटिशियन, तो जज उस पॉलिटिशियन का पक्ष लेगा. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंस है कि जुडिशियरी, किसी भी देश की जो जुडिशियरी हो वो इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, तो जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना किसी भी राष्ट्र का लोकतंत्र जो है उसके मजबूती का निशानी है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the control that the politician has on the judge does not allow the judge to take an independent decision. यदि पॉलिटिशियन का जज पे कोई इन्फ्लुएंस हो तो स्वाभाविक है कि जज जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट. सो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी काफ़ी महत्व रखती है लोकतंत्र में. यदि जुडिशियरी स्वतंत्र नहीं रही तो लोकतंत्र का समझिए कि मुश्किल है. ठीक है, टिक पाना. तो इसलिए
लोकतंत्र में जुडिशियरी जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है। और ख़ासकर भारत की बात करें यदि, तो भारत में जो जुडिशियरी है, हमारा संविधान ने जुडिशियरी को इन सभी नेताओं से बचाया है ना, सिक्योर्ड किया है। तो जुडिशियरी है वो अलग बॉडी है, उसको इन एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है। एग्जीक्यूटिव उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते, ना उनको अपॉइंट कर सकते, ना उनको डिसमिस कर सकते हैं, उनके पास में कोई पावर नहीं होती है। जुडिशियरी स्वतंत्र है हमारे देश में, इसलिए हमारे देश में लोकतंत्र इतना मजबूत है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस lack of independence would force the judge to make all decision in favor of the politician। तो यही मैंने कहा कि इस प्रकार की जो यदि कमी रह जाती है तो कोई भी फैसला जो होगा वो जजेज जो होंगे वो पॉलिटिशियन के फेवर में लेंगे, है ना। लेकिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज to protect the citizen against this kinds of situation by providing independence of the judiciary। तो हमारा संविधान जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट किया इसलिए ताकि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत रह सके। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, द अदर ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैनॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशियरी। The courts are not under the government and do not act on their behalf। कोर्ट जो है गवर्नमेंट के अंडर में नहीं काम करती है और न ही गवर्नमेंट के तरफ से काम करती है। जो कोर्ट है, जुडिशियरी है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है। तो आगे देखिए, for the above condition to work well, it is crucial that all judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed without the interference from these other branches of the government। तो यह इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो जजेज की नियुक्ति है वह बाकी जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के उसके इंटरफेरेंस के बिना हो। ठीक है। Once appointed to his office, it is also very difficult to remove a judge। ना, यदि एक बार जज नियुक्त हो जाते हैं फिर उनको मुश्किल हो जाता है उनको डिसमिस करना। ठीक है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी दैट अलाउज द कोर्ट टू इंश्योर दैट देयर इज नो misuse of power by the legislature and executive। okay, now the next topic is what is the structure of court in India। तो आपने पहले भी आपको मैं पिछले चैप्टर में पढ़ाया हूँ, आप इस चैप्टर में भी देखें। there are 3 different level of courts in our country। first level, on the lowest level are subordinate courts। ओके, सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है कोर्ट का हमारे देश में वो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स कहलाता है, विच आर इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील ऑफ द कंट्री। दीज आर वेरियस नेम्स फॉर दिस कोर्ट्स लाइक ट्रायल कोर्ट्स, ओके, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ETC। तो इस प्रकार से ये सबसे लोअर लेवल का कोर्ट है। इसके ऊपर जो कोर्ट होता है, मैंने कहा कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है ना, पंचायत लेवल की कोर्ट होती है ना, लोअर लेवल की। उससे ऊपर जो होती है ये देखिए सब डिस्ट्रिक्ट लेवल है। उसके बाद हाई कोर्ट्स आती हैं। ठीक है, हाई कोर्ट। उसके बाद सबसे ऊपर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। नाम से भी आपको लगता होगा सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सुप्रीम हो, सबसे ऊपर हो, है ना, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट
मैं आपको बता चुका कि देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। फर्स्ट लोएस्ट लेवल है, ठीक है। सेकेंड is on the upper level to subordinate courts are high courts। अपर सबोर्डिनेट कोर्ट से जो ऊपर होता है वो होता है हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ एवरी स्टेट, हर स्टेट का स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। ओके, हाई कोर्ट्स were first established in the 3 presidency city of Kolkata, Bombay and Madras in 1862, है ना। अरे कि हमारे देश में जब ब्रिटिश रूल था उस समय अंग्रेज़ों ने भारत में सबसे पहले 3 शहरों को डेवलप किया, है ना। 3 शहरों को विकसित किया और वो शहर थे कलकत्ता, है ना, जो पहले था अभी उसको कोलकाता उसका नाम कर दिया गया है, बॉम्बे जिसका नाम मुंबई हो गया है, एंड मद्रास जिसका नाम चेन्नई हो गया है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने ये 3 शहर इंडिया में डेवलप किए और इन 3 जगहों में उन्होंने ये प्रेसिडेंसी सिटी में ही उन्होंने हाई कोर्ट का स्थापना किया था, ठीक है। करेंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स। अभी भारत में 24 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा शेयर ए कॉमन हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा, चूँकि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है तो हरियाणा का अपना सेपरेट कोर्ट नहीं है, तो पंजाब और हरियाणा कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं, है ना। हाई कोर्ट एट चंडीगढ़, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हैव ए कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी, है ना। जो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हैव ए कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी में है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तेलंगाना अभी अलग हुआ है, आपको पता है, नया स्टेट बना है, इसके भी कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, जो है कॉमन हाई कोर्ट्स जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो जैसे मैंने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे राज किया, उन्होंने ही हमारे देश में कोर्ट की स्थापना किया, ठीक है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब हाई कोर्ट 3 शहरों में उन्होंने सबसे पहले बनाया। एंड द थर्ड नंबर थर्ड इज ऑन द टॉप इज सुप्रीम कोर्ट। टॉप जो लेवल है जुडिशियरी का वह है सुप्रीम कोर्ट। इट इज प्रिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, द सुप्रीम कोर्ट इज इन न्यू दिल्ली एंड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ए पर्सन can appeal to any high court if they believe that the judgment passed by the lower court is not correct। यदि किसी पर्सन को लगता है, किसी इंडिविजुअल को लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सही नहीं है, वो गलत डिसीजन है, तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। डिसीजन मेड बाय एनी हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स, ठीक है। हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन हो गया वो लोअर कोर्ट के लिए क्या है, बाइंडिंग है, लोअर कोर्ट उसको नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। इसके आगे चलिए। नाउ द टॉपिक इज व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम। हमारे लीगल सिस्टम में हम लोग चलें, इसके मेनली 2 ब्रांचेज हैं। एक जो कानून है वो है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। तो पहले क्रिमिनल लॉ को देखें। क्रिमिनल लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल लॉ? इट डील्स विथ एक्शंस दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसिव और क्रिमिनल, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, मर्डर, किडनैपिंग, etc. These all acts are
नोन एज क्रिमिनल एक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ कौन सा कानून लागू होगा? क्रिमिनल लॉ लागू होगा। ओके, इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉन्चिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके लिए FIR होती है, विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच ए केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। उसके बाद पहले FIR दर्ज होगा थाना में और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर उस केस को कोर्ट में फाइल करेगी। इफ़ फाउंड गिल्टी, accused can be sent to jail and also fine। ठीक है, तो ये होता है क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ जो है उसके अंतर्गत किसी भी पब्लिक को जजमेंट देने का कोर्ट काम करती है। तो क्रिमिनल लॉ में आगे देखिए उसके बाद सिविल लॉ। सिविल लॉ, what do you mean by civil law? It deals with any harm or injury to right of individuals, है ना, right of individuals। For example, dispute relating to sale of land, है ना, यदि कोई लैंड का डिस्प्यूट हो, परचेज ऑफ गुड्स हो, कंज्यूमर रेंट मैटर्स हो, डाइवोर्स केसेज है, ETC, ये सभी केस जो है वो सिविल लॉ के अंतर्गत आती है। और a petition has to be filed before the relevant court by the affected party only। affected party के द्वारा किया जा सकता है। in the rent matter either the landlord or the tenant can files a case। ठीक है, तो जो मुदाले हैं वो अपील और केस कर सकते हैं कोर्ट में। the court gives a special relief asked for, उनके लिए स्पेशल रिलीफ कोर्ट दे सकती है। फॉर इंस्टेंस द कोर्ट कैन ऑर्डर ए प्लेस टू बी वैकेटेड, ओके, उस प्लेस को खाली करा सकती है। एंड पेंडिंग नॉट टू बी पेड, और जो पेंडिंग है यदि कोई किराया उसको नहीं पेड करने का भी ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, तो ये आपने सिविल लॉ देखा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। क्या सभी लोगों की पहुंच, एक्सेस मतलब क्या, पहुंच कोर्ट तक होती है क्या? क्या सभी लोग कोर्ट तक पहुंच पाते हैं क्या? तो ये तो स्थिति हो गई हमारे लोकतंत्र की। हमारे देश में कोर्ट में यदि आप पहुंच गए, ठीक है, तो वहाँ इतने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इतने कार्य होते हैं, इतने वकीलों के खर्चे होते हैं, और इतनी सुनवाइयाँ होती है, लेट लतीफ़ी होती है जजमेंट में, कि कोई भी गरीब व्यक्ति को कोर्ट में जाना मतलब बहुत टेढ़ी बात है ना। न उसके पास पैसे होंगे उतना कि वह कोर्ट का खर्चा उठा पाएगा। तो ये मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल तौर पे कि सभी लोगों की बस की बात नहीं है कि वो कोर्ट तक पहुँचे। जो हमारे देश में आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, या बहुत गरीब है, किसी तरह से ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं, वैसे लोग को यदि कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो कोर्ट तक पहुंच नहीं सकते। यदि इच्छा भी उनकी होती है तो उनके पास वो खर्चे नहीं होंगे वकील का, न वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कर पाते हैं, न उसके खर्चे उठा पाते हैं, तो वो बेचारे कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। अब आइए, मैंने तो अभी प्रैक्टिकल बताया, लेकिन हमारा संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है कि कोई भी इंडिविजुअल यदि उसके कोई अधिकारों का वायलेशन हो रहा है तो वह कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, और वह अपने अधिकारों के लिए अपील कर सकता है कोर्ट में, और कोर्ट उसको सुनेगा और उसको न्याय देने का काम करेगा। ठीक है, while the courts are available for all citizens, in reality access to courts have always been difficult for a vast majority of poor in India। एक तो मेजॉरिटी जो है इंडिया में पुअर लोगों की है, और दूसरे में ये बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको कोर्ट तक एक्सेस मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लीगल बातें हैं कि लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम फॉर ए पुअर पर्सन
who cannot read and his family depends on daily wages. The idea of going to courts to get justice often seems impossible. Okay, तो does everyone have access to the court? इसको आपने समझा. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised the mechanism of public interest, है ना, litigation और PIL to increase access to justice. सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में, है ना, कुछ अपना ऐसा मैकेनिज्म को डेवलप किया जिससे लोगों को हित की रक्षा हो सके और वह एक गरीब व्यक्ति भी कोर्ट तक पहुंच सके. इसके लिए उन्होंने PIL का मान्यता दिया. यानी PIL को आप ऐसे समझें कि यदि देश के कोई भी सिटीजन अपने गांव में, वो गरीब है, यदि वह कोई लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया और वो लेटर कोर्ट में पहुंच गया, तो वह समस्या कोर्ट सुनेगा और उसी को PIL कहा जाता है. ठीक है, इसलिए कि एक गरीब व्यक्ति को कोर्ट तक पहुंचना और कोर्ट के उन सभी खर्चों को उठाना काफ़ी कठिन हो जाता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में ये जो मैकेनिज्म डेवलप किया जिसके तहत कोई भी व्यक्ति PIL कर सकता है. इसके तहत कोई भी गरीब, चाहे वो कितना भी दूर हो, वह यदि कोई अपने इशू लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखता है और वह सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, तो उसी को PIL कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट PIL लेती है और उसकी सुनवाई भी करती है. ठीक है, आगे आप देखें. लॉ अलाउज एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल ए PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट on behalf of those whose rights are being violated. जो अभी मैंने बताया आपको, even a letter or telegram addressed to the Supreme Court and the High Court can be treated as PIL. वही मैंने जो बताया आपको कि कोई लेटर, टेलीग्राम, ये सब भी यदि कोई, इसके माध्यम से भी यदि कोई अपना समस्या कोर्ट को सेंड करता है तो वो भी PIL के जैसा माना जाएगा. तो इसके तहत कुछ लोगों को कोर्ट तक पहुंचना आसान हुआ. ठीक है, आगे देखिए. जो अभी मैंने कहा PIL, ये टॉपिक है. PIL was used to secure justice on a large number of issues such as ending bonded labor from inhumane working conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete. Midday meal that children now receive in गवर्नमेंट स्कूल इज़ बिकॉज ऑफ PIL. जो मिड डे मील का प्रोग्राम है, ये भी बहुत सारे, और ऊपर अभी जो आपने देखा कि पनिशमेंट के बाद भी बहुत सारे प्रिजनर जेल में ही थे. तो ये एक PIL के माध्यम से ही कोर्ट ने सुनवाई किया और ये सारे आदेश दिए गए. आज हमारे देश में मिड डे मील का स्कीम है, ये भी एक PIL का के सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया. In 2001, the drought in Rajasthan and Odisha forced millions to face acute shortage of food. Meanwhile, then government godowns were full of grains. जबकि गवर्नमेंट के जो गोडाउन थे ग्रेन से भरे हुए थे, उसके बावजूद भी वहाँ पे लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं था. In this situation, an organization filed a PIL, the Supreme Court. Okay, the Supreme Court said that fundamental right of life includes the right to food. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि सभी को जीने का अधिकार है और इसके अंतर्गत सभी को राइट टू फूड, भोजन का भी अधिकार है. ठीक है,
तो इट इज रूल्ड दैट द स्टेट हैज द ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इट्स डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड फूड एट चीपर रेट प्राइसेज एट द गवर्नमेंट राशन शॉप। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था करे कि कोई ऐसा राशन शॉप की व्यवस्था करे जहाँ पे गरीब लोगों को बहुत सस्ता में अनाज मिले। तो जो आप राशन कार्ड की देख रहे हैं, गाँव में गरीब लोगों को बीपीएल राशन कार्ड है, ये सभी जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के माध्यम से लिया, जिससे आज गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल रही है बहुत सस्ते दामों पे। उसके बाद सरकारों ने रोड प्लान बनाया और राशन की शॉप सरकारी दुकानें बनी जिसकी लाइसेंस दिया गया, और यहाँ से सभी गरीब लोगों को राशन बहुत कम दाम पे दिया जाता है। ठीक है। और गांव में जैसे मनरेगा हुआ या उससे पहले भी कई सारी ऐसी योजना थी जिसके तहत गांव में लोगों को रोज़गार दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप लोगों को रोज़गार दीजिए और उनको खाने के लिए सस्ते दाम में अनाज उपलब्ध कराइए। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे देश की जुडिशियरी है वह काफ़ी इंडिपेंडेंट है और देश के गरीब से गरीब लोगों की भी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, उसकी सुनवाई की जाती है। इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मिड डे मील्स इट्स चिल्ड्रन इन स्कूल में भी ये लागू किया गया। इट ऑल्सो अपॉइंटेड 2 फूड कमिश्नर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 फूड कमिश्नर की नियुक्ति कीजिए जिससे कि वह रिपोर्ट को क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम को देखेगा किस प्रकार से लागू हो रही है। इट्स ओके। नाउ देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट्स दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट कॉमन पुअर पीपल। Recent judgments of courts regarding eviction of slum dwellers from the city was not regarded good. But कुछ जो डिसीजन रहे हैं वह कोर्ट के गरीबों के खिलाफ भी रहे हैं। उन्होंने जो स्लम डिवेलर्स मतलब रहना, और डिवेलर्स मतलब रहने वाला, स्लम मतलब झुग्गी। ठीक है। यानी झुग्गी में रहने वाले जो लोग हैं उनको बोलते हैं स्लम ड्वेलर्स। बाहर से, है ना, दूसरे स्टेट में जाकर काम करने वाले लोग, है ना, 2 पैसे बचाने के लिए झुग्गी में रहते हैं। ठीक है। ताकि वह घर पे 2 पैसे भेज सकें। तो कोर्ट ने कई डिसीजन लिया कि इस जो स्लम ड्वेलर्स को वहाँ से हटाया जाए और झुग्गी को साफ कराया जाए। तो ऐसे डिसीजन को लोगों ने लाइक नहीं किया। अर्लियर जजमेंट हैड ट्राई टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड विथ स्लम डेवलपर्स लाइक इन 1985, है ना। यह पहले जो कोर्ट थी वो स्लम डेवलपर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जजमेंट लिया करती थी। ठीक है। उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें एक केस हम लोग डिस्कस करेंगे, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना, एक पीआईएल था। इस पर कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि ये जो स्लम में जो लोग रहते हैं उनको बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इनकी झुग्गी झोपड़ी को साफ कर रही थी। तो इन लोगों ने एक पीआईएल किया था। तो इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। ओल्गा टेलिस वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस क्या था। द कोर्ट एक्नॉलेज दैट द पिटिशनर लिव इन स्लम एंड ऑन पेवमेंट बिकॉज दे हैव स्मॉल जॉब्स टू इन द सिटी देयर इज नो वेयर एल्स टू लिव। उनके पास और कोई रहने की जगह नहीं है। दे चूज ए पेवमेंट और slum in the vicinity of their place of work. To lose the payment or slum is to lose the job.
Thus the court interpreted the right to life has the right to livelihood because no person can live without the means of living. तो कोर्ट ने डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया क्या राइट टू लाइफ एक्ट को, एक्ट 21 को, कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू लाइवलीहुड, यानी कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं सरवाइव कर सकता जहाँ पे उसको कोई काम न मिले। ठीक है, तो आपने देखा कि कोर्ट बहुत सारे केसों में गरीब लोगों के हक में फैसला देते आई। Another issue that affect the common person to get justice is the long number of years that a courts take to hear case, है ना। दूसरा इशू क्या है कि इस कोर्ट की हियरिंग में काफ़ी समय बीत जाता है ना। तो समय बीत जाता है तो वह बहुत देर होना भी अपने आप में एक अन्याय होता है गरीबों के पास, है ना। द फ्रेज जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई इज ऑफ्टन यूज टू करेक्टराइज दिस। There is no point of justice if a goes for 30 years. यदि कोई केस 30 साल तक चलता रहे तो और तब जाकर के फैसला हो तो इसमें कोई भी न्याय की कल्पना नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा गया है कि जस्टिस डिले, है ना, यानी न्याय में देरी वो क्या है, जस्टिस डिनाई। ठीक है, वो अन्याय के समान है। Till now, judiciary has played a crucial role in democracy in India by keeping a check on the powers of executive and the legislature, as well as in the protecting the fundamental rights of the citizen. Okay, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ और आपका होमवर्क है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर करके हमें सेंड करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।